दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जहाँ 30-40 साल पहले से पुल और रेत के टीले थे, आज वहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी है। लोग अक्सर कहते हैं, भाई उनके पास तेल है, इसीलिए वो अमीर है। लेकिन क्या सच में सिर्फ तेल ही उनकी कामयाबी का राज है? यह बात 1960 के दशक की है। दुबई के दूरदर्शी शासक शेख राशिद बिन सईद अल मकतूम जानते थे कि तेल की चमक हमेशा नहीं रहेगी। उनकी एक बात आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। मेरे दादा परदादा उनकी सवारी करते थे। आज मैं मर्सिडीज में घूमता हूँ और मेरा बेटा लैंड रोवर में घूमेगा। लेकिन उसके बाद आने वाली पीढ़ी शायद फिर से उन पर आ जाएगी। उनका डर एकदम साफ था। अगर कमाई का जरिया सिर्फ तेल रहा तो भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज हमें लगता है कि दुबई की सारी अमीरी तेल से आती है, लेकिन सच तो ये है कि दुबई की कुल कमाई में तेल का हिस्सा सिर्फ 1% से भी कम है। उन्होंने तेल से हुई कमाई को सिर्फ खर्च नहीं किया, बल्कि सही जगह इन्वेस्ट किया। उन्होंने बिजनेस, टूरिज्म और रियल एस्टेट जैसे नए जरिए बनाए ताकि हमेशा पैसा आता रहे। उन्होंने तय किया कि वे सिर्फ तेल नहीं बेचेंगे, बल्कि दुबई को एक ब्रांड बनाकर पूरी दुनिया को आकर्षित करेंगे। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का एक मशहूर मंत्र है, एलर्जी टू एवरेज। इसका मतलब है औसत या साधारण बने रहने से सख्त नफरत। मार्केटिंग और फाइनेंस की दुनिया में इसी सोच को तो ओनली वन स्ट्रेटजी कहा जाता है। इसका सीधा सिद्धांत है, खुद को इतना अलग और बेहतर बना लो कि आपका कोई मुकाबला ही ना बचे। आपका लक्ष्य सबसे अच्छा बनना नहीं, बल्कि एकमात्र बनना होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक अच्छी इमारत बनाएंगे तो शायद कोई गौर ना करे, लेकिन अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाएंगे तो पूरी दुनिया उसे देखने आएगी। लोग बुर्ज खलीफा देखने आते हैं तो वहाँ के होटल में रुकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और मॉल्स में शॉपिंग करते हैं। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो खुद अपनी कमाई करता है। दुबई ने कंक्रीट की इमारत को पैसा बनाने वाली मशीन में बदल दिया। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने दुबई की तिजोरी भर दी, व्यापार। दुबई ने अपनी लोकेशन का पूरा फायदा उठाया, क्योंकि ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बिल्कुल बीच में बसा है। रेगिस्तान को खोदकर उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बंदरगाह तैयार किया। अब दुनिया के लगभग सभी बड़े कार्गो जहाज इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दुबई को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि दुनिया का कनेक्टिंग हब बना दिया। आज लंदन से ऑस्ट्रेलिया जाने वाला हर मुसाफिर दुबई में रुकता है, और जब लाखों लोग यहाँ रुककर खर्च करते हैं तो उससे देश की तिजोरी भरती है। इसे कहते हैं ट्रांजिट इकोनॉमी। फाइनेंस का सबसे बड़ा नियम, जहाँ टैक्स कम वहाँ पैसा ज्यादा। दुबई ने दुनिया भर की प्रतिभाओं को एक खास मौका दिया। यहाँ आए, कमाए और अपनी पूरी कमाई साथ ले जाए। इस टैक्स फ्री सुविधा और बेहतरीन अवसरों के कारण दुनिया भर के अमीर और काबिल लोग वहीं जाकर बस गए हैं। दुबई ने ऐसे खास जोन बनाए जहाँ विदेशी कंपनियां 100% ओनरशिप रख सकती हैं। इसी वजह से आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर दुबई में है। जब इतनी बड़ी कंपनियां यहाँ आती हैं तो वे अपने साथ हजारों अच्छी सैलरी वाली नौकरियां और करोड़ों का निवेश लाती हैं। यही दुबई की असली कमाई है। लेकिन क्या यह सब वाकई इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। दुबई का यह चकाचौंध भरा मॉडल असल में कर्ज की बुनियाद पर टिका है। साल 2008 की मंदी में तो हालत ऐसी हो गई थी कि दुबई दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। उस मुश्किल वक्त में उनके बड़े भाई अबू धाबी ने $10,000 की मदद देकर दुबई की डूबती नैया को पार लगाया था। दुबई पर आज भी काफी कर्ज है, लेकिन उसका विजन बिल्कुल साफ है। कर्ज लेकर ऐसी प्रॉपर्टी और बिजनेस खड़े करो जो कर्ज भी चुका दे और मुनाफा भी दे। यह एक तरह का हाई स्टेक्स फाइनेंशियल गैम्बल, यानी बड़ा वित्तीय जोखिम है। दुबई से हमें एक बात तो सीखने को मिलती है, आपके पास क्या है उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने तेल पर निर्भर रहने के बजाय खुद को टूरिज्म और व्यापार के दम पर दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसे कहते हैं असली फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
आपको क्या लगता है, क्या दुबई का रियल एस्टेट मार्केट सच में एक बबल है जो जल्द ही फूट जाएगा, या उसकी तरक्की ऐसी ही जारी रहेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।